हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। तो आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 में अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो इसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। पूरी एनसीईआरटी है, हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जो ऑथेंटिक चीज़ें हम वही पढ़ेंगे और वही फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, चीज़ें समझती समझते हुए चलेंगे। तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करे। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रहित में थे। इन संगठनों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो देखिए, होता क्या है कि मतलब भारतीयों में जो था कि पहले से ही असंतोष था। तो अब जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो राष्ट्रवादी भारतीय थे, वो चाहते थे कि अब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन न करे। और वहीं बात करें तो कई ऐसे संगठन बन गए थे कि जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो शुरुआती वर्षों में जब कुछ स्टार्टिंग ईयर्स में कुछ ऐसे भी संगठन की गठना हुई, स्थापना भी होती है, तो जिनका प्रभाव क्या था कि जिनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में सामाजिक, राजनीतिक और भारतीय जनता का मतलब एक जागरूक करना उनको कि हमारे ऊपर गलत चीज़ें हो रही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती के राजनीतिक संगठन, तो भारत में कुछ इंपॉर्टेंट शुरुआती जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में बात करते हैं। तो 1851-52 में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। तो 1851-52 में होता क्या है कि 3 संगठनों का गठन होता है, तो जिसको 3 प्रोविंस का गठन होता है। तो जिसमें क्या भारतीय भी रहते हैं कुछ और अंग्रेज भी रहते हैं इसमें। तो बंगाल में, तो बंगाल की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास में बात करें तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब होती है स्थापना? 1851 में। 3 अलग अलग प्रोविंस की होती है स्थापना, जो कि एक राजनीतिक संगठन था। तो पहला ब्रिटिश में क्या होता है? ब्रिटिश में होता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक। वहीं दूसरी बात करें तो मद्रास में होता है, मद्रास में कौन सा होता है? मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और बम्बई में बात करें तो बम्बई एसोसिएशन। तो याद रखिएगा, 3 एसोसिएशन हुए थे। ब्रिटिश में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, वहीं मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। अब आगे चलते हैं। 1867 की बात आती है तो पूना सार्वजनिक सभा, ठीक, की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया। तो अगर कब? 1867 में। किस चीज़ की? पूना सार्वजनिक सभा, ठीक। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई है? 1867 में होती है। और किसका इसका जो स्थापना कौन करते हैं? महादेव गोविंद रानडे। आगे चलते हैं। 1876 की बात आ जाती है तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। कहाँ? कलकत्ता में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1867 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। आगे चलते हैं। नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1883 में, ये इंपॉर्टेंट है। 1883 में क्या होता है कि अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। तो 1883 में किसका होता है? अखिल भारतीय सम्मेलन। 1884 में मद्रास महाजन सभा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं हो उतना, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखिएगा। इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन, तो ये 1885 में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर, ठीक, 28 दिसंबर। तो यहाँ तक आपको आई होप सो समझ में आ गया। तो अब पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल, ठीक है। तो चलिए अब
28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, मैंने पहले ही बता दिया। तो 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। तो 1850 में क्या होता है कि जो भी राजनीतिक संगठनों से जो भी लोग जुड़े हुए थे, तो उनके मन में एक देश के प्रति अपने मतलब अच्छी थॉट्स, अच्छी थिंकिंग कि हम देश के अपने प्रति करें कोई चीज़, जो हमारे ऊपर विरोध हो रहा है उसका हमें विरोध करना चाहिए, गलत तरीकों को कैसे विरोध करना चाहिए। तो इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन एवं व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। तो मैंने बताया पहले कि भाई यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म का, न रंग, जाति, सब भाषा, लिंग समूह कुछ नहीं है, सब भारतीय हैं और हम भारत के लोग हैं और हमारा भी भारत ही घर है। तो यहाँ का जो रिसोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी हैं। तो जब तक अंग्रेज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो राष्ट्रवाद का जन्म यहीं से होता है। धीरे धीरे इन संगठनों को राष्ट्रवादी चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार पर बस जहाँ पे रीडिंग करने वाला है रीडिंग कर लेंगे, जहाँ पे समझने वाला है याद करने वाला है उसको रिपीट करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। तो भारत में अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। तो भाई भारत में जो अंग्रेजी राज थे, जो अंग्रेज़ों का राज था, उनकी जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, वो अपनी ज़रूरतों को, जो अंग्रेज़ लोग थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाई भारतीयों का शोषण करते थे। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग शुरू किया। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड ने अपने कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाए, जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को तो भारत में जो कपड़े भाई प्रिपेयर होते, तैयार होते थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। वहीं जो आप उनके खुद के देश में जो प्रोडक्शन होता था कपड़ों का, उस पर ये लोग टैक्स को राहत दे देते थे, मतलब कम टैक्स ही नहीं लगाते थे। तो अंग्रेज़ों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन काफ़ी खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेज़ों की ही बहाली की जाती थी। तो भाई जो अंग्रेज़ के प्रशासन विभाग था उसमें भारतीयों को नहीं लिया जाता था, अंग्रेज ही होते थे जो हायर पोस्ट होते थे और उन्हें मोटी तनख्वाह भी दी जाती थी। आगे चलते हैं। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वह इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल सार दर साल पड़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। तो भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेवार बताया। इनके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज ही समस्या एकमात्र समाधान था। तो हुआ क्या कि जो प्रोडक्शन होता था, मैंने पहले बताया कपड़ों का, तो उसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज लोग थे उनके यहाँ जो कपड़े बनते थे उस पर कम टैक्स लगाते थे, जो भारतीय प्रोड्यूस करते थे उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। और फिर होता ये भी था कि जो उच्च पद थे उन पे भारतीय को सिलेक्शन नहीं करते थे, मतलब अंग्रेज ही उस पर होते थे। और जो पैसा कमाते थे वो पूरा यहाँ भारत से जो कमाते थे पूरा इंग्लैंड भेज देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे भारतीयों को फील होने लगा कि अब हमारा शोषण हो रहा है। और वो जो प्रोडक्शन, अनाज बीजों का ये जो प्रोडक्शन करते थे, जैसे उनको अंग्रेज़ों को जो चाहिए रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई जो खरीदते थे वही लोग खरीदते थे, कोई खरीदने वाला नहीं था, तो इसलिए उनके अनुसार प्रोडक्शन करते थे। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एक कहानी की तरह मैं समझा दूंगा, बस आप लोग बने रहिए। अब आगे है। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप में एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। आगे चलते हैं। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेले के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। तो अब यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो जो पूरा भारत था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क अच्छे बनाए गए, तार, बिजली के तार और रेलवे के जो है कनेक्शन चालू हो गए। तो परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वाले को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। तो क्या होता है, जब भाई रोड अच्छे हो गए, रेलवे की सुविधा हो गई,
तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते थे। तो यहीं से जो भारतीय थे एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और उनमें कि एक लोग एक एकजुटता होने लगी धीरे धीरे कि अब हम इनका विरोध करेंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो आधुनिक जो समाचार न्यूज़पेपर्स थे ये धीरे धीरे क्या होने लगे, सस्ते होने लगे और भारतीय लोग लिखने भी लगे, तो पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। अब भाई जैसे एक जगह की न्यूज़ दूसरी जगह पहुंच जाती थी न्यूज़पेपर के थ्रू, धीरे धीरे भारतीय लोगों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। तो न्यूज़पेपर में जब लोगों ने पढ़ा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग अवेयर होने लगे। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा तो अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1888, इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में कब आया? 1878 में, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसका नियम क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की ताकि इनका प्रसार रुक जाए, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीयों समाचार पत्र अपने मिशन कार्य में लगे रहे। अखबार अब लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों ने जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो अंग्रेज थे वो जो भारतीय अपना न्यूज़पेपर वगैरह छापते थे इनका विरोध किया कि इनको रोकने की कोशिश की, इनके प्रसार को रोकने की कोशिश की, फैलाव को रोकने की कोशिश की, एक जगह से दूसरी जगह न पहुँचे। अब आगे चलते हैं। देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस में एक्ट में हमें यही याद रखना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में, इसमें क्या किया गया कि जो भारतीय भाषा में न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे जो इंडियन लैंग्वेजेस में, उनको ऐसे अखबारों पर उन्होंने अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी हिंदू, पेट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित तो किया ही, साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियाँ उपजी हैं। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। जैसे भारत में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिमाग में ये था कि नहीं, अंग्रेज जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, इसमें हमारा क्या नुकसान है। लेकिन तो कुछ भारतीय जैसे कुछ विदेशी थे जो विद्वान थे, जैसे मैक्स मुलर हो गए, विलियम जोन्स हो गए, इन्होंने शोध किया भी, रिसर्च किया, कहीं कई जगहों पे मतलब खनन का कार्य कराया, जिससे ये निकला कि नहीं, जो यूरोपीय लोग थे ये कहीं ना कहीं भारतीयों की ही उपज है। अब आगे चलते हैं। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं को पुनः परीक्षण करना शुरू किया। इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा तभी ICS, ठीक है, IAS जिसको अब बोलते हैं हम लोग, इसको पहले ICS बोलते थे, में भर्ती होने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। तो पहले ICS बोलते थे, अब इसको क्या बोलने लगे? IAS बोलते थे। ठीक है, अब जो हम रिसेंट वो बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसमें जो एज थी पहले 21 वर्ष थी, इसको घटा दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया, ताकि भारतीय शिक्षक युवा परीक्षा में शामिल ना हो सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था एज कम करने का, कि जो भारतीय जो युवक थे, भारतीय युवक जो पढ़े लिखे लोग थे, वो इस परीक्षा में शामिल ना हो सकें। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले।
लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई और इन लोगों ने इल्बर्ट बिल का संगठित विरोध किया। तो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने जाति भेद के आधारित पर जो न्यायिक असमानता को दूर करने का तो प्रयास किया था, एक इसने क्या किया, विरोध भी किया। जो इल्बर्ट बिल के माध्यम से क्या था कि भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी वही शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय। तो भाई इनका बहुत अच्छा लॉर्ड रिपन का जो लॉर्ड रिपन आए, इन्होंने जातिगत जो जाति भेदभाव थी लिंग जाति समूह को लेके, तो इन्होंने इस न्यायिक जो असमानता थी इसको दूर किया। और हुआ क्या कि इल्बर्ट बिल पास किया। तो इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो न्यायिक सेवाएं भारत में मतलब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो भारत में थे वही सेम शक्ति प्रदान की जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। आगे चलते हैं। वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपियों के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध ने जब ये इल्बर्ट बिल के थ्रू मालूम चला कि भारतीयों को भी वही जो न्यायाधीश यूरोपीय न्यायाधीश थे और भारतीय न्यायाधीश जो हैं, जब उनको भारतीयों को पता चला कि अब दोनों को पता चला कि हाँ दोनों के पास सेम अधिकार हैं, तब इनको पता चला कि हाँ हमको लेके कितना भेदभाव किया जा रहा है। अब आगे चलते। इस प्रकार उपरोक्त सारे कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए कि होता क्या है कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? मुंबई में। किस हॉल में? गोकुल दास कॉलेज के हॉल में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे? मुंबई में होती है। किस कॉलेज में? गोकुल दास कॉलेज के हॉल में। यह कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और आर.सी. दत्त और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एयू होम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठन कर्ता बनाया। अब चलते हैं कांग्रेस के शुरुआती दिन। कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते नहीं थे। तो वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषा भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। तो कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की संस्कृति विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाएं और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा हो। कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहते थे कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधि चलाएं। अब बिहार में कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो नहीं शामिल था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा दिया गया था। हथुआ एवं डुमराव महाराजा ने भी सहयोग प्रदान किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह कुल्हाड़िया स्टार्ट, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है, शामिल हुए थे, एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन में कौन? महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह और हथुआ एवं डुमराव महाराज, ठीक, पैसे का योगदान देते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले
जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर एकजुट हो सकें। नेक्स्ट है, शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यवर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। वहीं WC बनर्जी हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना है। तो WC बनर्जी साहब जो थे, इनका कहना था कि जो भारत में जाति वर्ग को लेके, क्षेत्रीय वर्ग को लेके मतलब एक बायस है, एक पूर्वाग्रह उनके दिमाग में है कि भेदभाव को लेकर उसको समाप्त करें और देश को जो काम, देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनमें एकजुटता लाएं, उनमें भाईचारे और दोस्ती को मजबूत करें। कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन, इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालिक राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया। तो यहाँ कोई समझने लायक चीज़ें नहीं हैं, जो रटने वाली मतलब रीडिंग करने हैं, बस समझते चलिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम किया। अब स्वराज की चाहत आने लगी यहीं से। लाल बाल पाल, 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में विपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। तो जब धीरे धीरे होता क्या है कि 19वीं सदी आती है, उसमें आते आते तो कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता रहते थे वो कांग्रेस को लेके असहमत जताने लगे थे। तो जो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद होता है कि इन्होंने प्रार्थना निवेदक के बजाय रचनात्मक कार्यों एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि लाल बाल पाल थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपने खुद पर निर्भर होना चाहिए, खुद की चीज़ें प्रोडक्शन करना चाहिए और खुद के लिए लड़ना चाहिए। इन्हें अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। तो ये अंग्रेज़ों पर एकदम भरोसा नहीं थे। वे संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते। तो जो भी संगठन थे उस समय, जो लाल बाल पाल थे, इन्होंने उसको और मजबूत बनाने की कोशिश की ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तिलक ने नारा दिया, तो भाई तिलक ने इसी समय नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया तथा स्वराज के साथ स्वदेशी की महत्वता पर भी बल दिया। तो ये जो लाल बाल पाल थे, इन गांव-गांव जाकर लोगों को भाई इकट्ठा करते हैं और उनमें जो विचार थी, उनकी सोच थी, उसको बदलते हैं और स्वदेशी चीज़ों को यूज करने का, उसका इम्पोर्टेंस और सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है, प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है, शिक्षकों से चर्चा करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए, बंग भंग स्वदेशी आंदोलन, इसको देखते हैं। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे। तो जब बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल में कौन कौन से प्रदेश थे? बांग्लादेश था, पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार और झारखंड। अंग्रेज़ों का तर्क था कि चूंकि यह काफ़ी बड़ा है, यह प्रांत काफ़ी बड़ा है, अंततः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए। तो भाई इसमें इनका दिमाग में क्या आया कि जो बंगाल विभाजन, ये लोग पहले शुरू बोले कि प्रशासनिक सुविधा के चलते इनका खंडन, मतलब इनको अलग अलग बांटना चाहिए। किसको? बंगाल को, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था उस समय। बांग्लादेश था, उसमें पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था और झारखंड भी थे।
तो इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हमें अलग अलग इनको बांटना चाहिए ताकि अच्छी प्रशासनिक सुविधा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके पीछे इनकी कुछ मंशा थी इसको अलग अलग बांटने की। जो था कि जो बंगाल था वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक गढ़ था। मतलब वहाँ पे से बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो विरोधी थे और राष्ट्रीय आंदोलन लीडरशिप कर रहे थे और आंदोलन आगे ले जा रहे थे। तो उसी सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल, तो हिंदू जो हिंदू राज्य थे, जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा हिंदू थे, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा, और जो मुस्लिम बाहुल थे पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित कर दिया। तो मतलब हिंदू मुस्लिम को विभाजित कर दिया तथा भिन्न भौगोलिक तथा भाषाई स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया। अब राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, बीपीएससी में। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि बंगाल को विभाजन हो जाता है और इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लोगों ने उस दिन उपवास रखा। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारा गूंज उठे। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा होती है जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों के ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। सरकार ने दमन का सहारा लिया। सब आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए, अखबारों पर जुर्माना लगाया और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों की कारावास सजा दी गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिलक को उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय नेता थे, इन पे ऊपर जुर्माना लगा दिया गया और इनको राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों की जेल की सजा सुना दी जाती है। आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जवाब देना चाहते थे। अब सांप्रदायिकता का बीजारोपण। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर मदद की। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज़ बताया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। 1909 में सरकार ने मान भी लिया। तो आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में हिंदू सभा नामक राजनैतिक दल का गठन होता है। इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया गया है। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों में से कमज़ोर हुआ। तो अब होता क्या है कि 1906 में जब मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन होता है, तो उसमें होता क्या है कि जो मुसलमानों के लिए क्या है कि अलग एक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। तो उसमें जो मुसलमान लोग थे वो अपने लोगों के हित के बारे में सोचते थे। तो इसकी वजह से जो चीज़ें कमज़ोर पड़ने लगी। अब अतिवादी क्रांतिकारी। ब्रिटिश सत्ता से संतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगे थे। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। तो अब एंट्री होती है खुदीराम बोस की। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था। खुदीराम बोस को मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले को यातना देने वाले अंग्रेजों के अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। तो जो मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश थे भाई डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस ने। इन्होंने गलती में किंग्सफोर्ड की जगह प्रेगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। तो खुदीराम बोस जो थे इन्होंने गलती से किसके ऊपर, इनको फेंकना था किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन इन्होंने फेंक दिया प्रेगले कैनेडी की बग्घी पर। तो बग्घी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर भी मर गई और अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा?
वहाँ के लोगों ने इन पर शक हुआ और पकड़े गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। तो खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं का काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठतर मानना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि वे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, उसको एक केसरी न्यूज़ पत्र था जिसमें तिलक ने लिखा कि भाई जो पूना में जो चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की थी और जो मुजफ्फरपुर बम कांड विस्फोट था, तो उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो मतलब और लोगों का ध्यान खींचे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था। अब आगे चलते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल। किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव को हम क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल कहते हैं। अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना। तो पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है? अपनी जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल। ठीक है, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि किसी जैसे कोई कम्युनिटी हो गई, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी हो गई, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के लिए हिंदुओं को ही अटैक कर रहे हैं, मतलब हिंदुओं को पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब गांधी जी का आगमन होता है, तो आइए यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के लिए महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में। गांधी जी ने अंग्रेजों की नस्ल भेदी नीति के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाकर दक्षिण अफ्रीका में लोगों के हक की लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों एवं उनकी सफलता ने भारत में उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। सत्याग्रह तक क्या था? तो सत्याग्रह शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग थी। तो बिना शोषण करना, बिना किसी के ऊपर अटैक करना, एक शांति तरीके से न्याय की मांग को हम सत्याग्रह कहते हैं। तो नस्ल भेद का मतलब है शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव। आगे है, गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम अहमदाबाद, तो साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, को स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था, लेकिन वे इसमें शरीक नहीं हुए। तो होम रूल आंदोलन में कौन नहीं रहता है? गांधी जी नहीं रहते हैं। होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए नई कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है। इसी रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छेड़ा गया। तो जो होम रूल आंदोलन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत, जो भी कोई प्रॉब्लम अंग्रेजों के लिए होगी, वो उनके लिए अवसर है। जैसे अंग्रेजों को अगर हम किसी समस्या में डालेंगे तो वो हमारे लिए अवसर होगा। गांधी जी नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। आगे है, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले क्या किया कि जो भी स्थानीय समस्याएं थी लोगों की, जो लोकल समस्याएं, प्रॉब्लम्स थी, उसको बिहार में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन का लीडरशिप करते हैं। चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था। तो चंपारण और खेड़ा क्या था? किसानों का आंदोलन था। लेकिन अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। तो जो अहमदाबाद मिल के लिए आंदोलन था, वो किससे संबंधित था? मजदूरों से संबंधित था। सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था।
इस फैसले के तहत बीघे के 3 कट्ठे मतलब 3/20 में किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो 3 कठिया पद्धति क्या है कि भाई जो अंग्रेज थे, जो बागान मालिक थे, तो उन्होंने समझौता किया था भारतीय के साथ कि भाई कि जो नील की खेती करेंगे, आप 3 बटा जो भी आपके पास मान लीजिए 20 हिस्सा है, उस पर 3 हिस्सा जो है उस पर आप नील खेती कंपलसरी करेंगे, उस पर उगाएंगे। तो इसे 3 कठिया पद्धति कहा गया। लेकिन 19वीं सदी के अंत के में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। तो होता क्या है कि 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में कुछ रासायनिक रंग थे जिनकी डिमांड बढ़ जाती है और नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर देते हैं। तो किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे। तो जो किसान थे वो इनकी जो डिमांड थी नील की वो घट गई और इसी की वजह से वो अब नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज बागान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चुंगल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार की गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। आगे है गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूम कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते। तो सरकार ने भी मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बागान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए। बागान मालिक 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए। गांधी जी मान गए क्योंकि इनकी नज़र में यह भी बागान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी से 1 दशक के अंदर ही बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। तो होता क्या है कि महात्मा गांधी कुछ स्थानीय लोगों के साथ घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को जानने लगे। तो उन्हें ये पता चला कि अंग्रेज़ों ने भी एक कमेटी का भी गठन किया जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। तो गांधी जी जो विरोध में थे कि जो 3 कठिया पद्धति है उसको समाप्त की जाए, तो और जो अवैध रूप से अंग्रेज वसूली कर रहे हैं उनको वापसी की जाए पैसे। तो उसके बाद का रिज़ल्ट ये होता है कि जो बागान मालिक रहते हैं 25% जो रकम रहती है वो भारतीयों को वापस करने पे सहमति होते हैं। चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी। तो चंपारण के बाद होता क्या है कि अहमदाबाद के जो मजदूर थे उन्होंने भी महात्मा गांधी जी से मदद मांगी। वे विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। तो विश्व युद्ध हुआ था, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध होता है जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं, लेकिन मिल मालिक मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का सुझाव दिया, लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। तो जो हैदराबाद थे वहाँ के जो मजदूर थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके बाद महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने के कारण जो वहाँ के मजदूर रहते हैं वो सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और शांतिपूर्ण तरीके से जो थे कि आंदोलन नहीं करने दे रहे थे। तो गांधी जी क्या करते हैं कि भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिससे अंग्रेज़ों को लगता है कि अंग्रेज़ घबरा जाते हैं और होता है कि उनके जो वेतन थे मजदूरों की सैलरी थी वो बढ़ा दी जाती है। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रविदों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया। मोतिहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधी सरकारी आदेश के उत्तर में मोतिहारी के जिलाधिकारी को 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी वे उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार हैं। अब रॉलेट एक्ट आ जाता है। तो आइए देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या होता है।
राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों के विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया। तो होता क्या है कि रॉलेट एक्ट कब बनता है? 1919 में, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट में का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई बस हमें शक है, हमें संदेह है, तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो इसको रॉलेट एक्ट का गांधी जी विरोध कर रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का घोषणा किया। तो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। इसी क्रम में पंजाब के दो नेताओं सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी बीच में पंजाब के दो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या होता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन को बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग अमृतसर में जमा हुए। लोग सभा कर ही रहे थे कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए एवं हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। सारे देश में इस घटना ने लोगों को आंदोलित कर दिया। तो उसी समय होता क्या है कि किचलू और सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसका विरोध करते हैं जो पंजाब के लोग रहते हैं, इकट्ठा होते हैं। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन रहता है। तो बड़ी संख्या में पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे लोग सभा कर रहे होते हैं और जो अंग्रेजी पुलिस रहती है वो बिना कोई सूचना दिए जो भीड़ रहती है उस पर गोली चलाना शुरू कर देती है। और इसमें होता क्या है कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया। तो खलीफा कौन थे भाई? खलीफा मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति था। तो जो मुसलमानों के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर था उसी को हम खलीफा बोलते थे। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो कब? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग की थी। तो किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की जो उपाधि थी उसको त्याग दी और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि अपनी त्याग दी। चुनावों का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी एवं आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूलों एवं कॉलेजों को छोड़ दिया। लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की मात्रा में भारी गिरावट हुई। पूरे देश की जनता आंदोलित हो उठती है। अब जन भागीदारी आंदोलन। तो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों ने गांधी जी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया। जैसे खेड़ा, गुजरात के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी की। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह। तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। मजहरूल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहारी विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। तो जो मजहरूल हक ने असहयोग कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। तो जो भाई मजहरूल हक थे, इन्होंने देखा कि एक पत्र जारी करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, उसका नाम क्या रहता है? द मदरलैंड नामक अखबार में निकालते हैं वो कि जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेके उसके बारे में एक जर्नल लिखते हैं। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज
का पटना में आगमन हुआ, उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाना उत्तर प्रदेश पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे। फलतः इन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। तो होता क्या है कि असहयोग आंदोलन मतलब इतना अपने चरम पे था कि ये आगे चल के बहुत हिंसक हो गया। और 5 फरवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने, जो चौरी चौरा गोरखपुर में है, ठीक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, वहाँ पर 22 हमला किया और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और गांधी जी पहले से ही हिंसा आंदोलन के खिलाफ थे। तो इन्होंने क्या किया कि 6 फरवरी 1922 को, तो जो असहयोग आंदोलन कब समाप्त होता है, तो 6 फरवरी 1922 को, ठीक, याद रखिए 6 फरवरी 1922। अब आगे चलते हैं। तो चौरी चौरा कांड कब होता है ये भी याद रखिएगा, ठीक, 5 फरवरी 1922 को होता है। अब झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 से शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। तो झंडा आंदोलन क्यों शुरू हुआ भाई, कि अंग्रेजी प्रशासन थे जो भारतीय झंडा था उसको लेके चलने से मना कर देते थे, रोक दिए थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। न्यायाधीश के मनाही पर डीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया, कई लोग गिरफ्तार भी हो गए। तो जमना लाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 से झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी गए। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों को सजाएं हुए। धीरे धीरे सरकार का रुख नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी गई। अब शहीद हरदेव ने तिरंगे के सम्मान में शहादत दी थी, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही पहुंचने लगे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेवारी राजेंद्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे, जो पटना जिले के अकबरपुर पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव तोड़ी के रहने वाले थे। वे परिवार छोड़कर अपने साथियों अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुंचते हैं। यहाँ 18 जून को क्या होता है, 18 जून 1923 को इन लोगों को कैद कर लिया जाता है और 1 वर्ष की सश्रम मतलब 1 वर्ष की जेल हो जाती है। खान पान की कठिनाइयों के कारण इन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और ब्रिटिश जो अधिकारी थे से माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगी और इनको जेल से छूटने की सलाह भी दे दी जाती है, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो मतलब अंग्रेज बोले थे कि हमसे माफ़ी मांगिए, हम आपको जेल से छोड़ देंगे, लेकिन ये लोग माफ़ी नहीं मांगे। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हो जाती है। उस समय राजेंद्र बाबू भी उस जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का जब शव राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह संस्कार सबों ने मिलकर किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहे। तो किसकी मृत्यु हुई थी जेल में भाई भूख से, तो शहीद हरदेव सिंह। अब आगे चलते हैं अगली लड़ाई की तैयारी में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्यों करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी के परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इनका तर्क था कि परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इसी बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। तो स्वराज दल का गठन कब हुआ भाई, 1923 में। पटना में ही इसकी आरंभिक बैठक हुई, लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल असफल रहा। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन हुआ। तो भाई आरएसएस का गठन अब हो जाता है। क्रमशः एक पार्टी सर्वहारा जनसाधारण वर्ग की प्रतिनिधि थी, दूसरी खुद की हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। तो किसने किया, सरदार भगत सिंह ने। किसकी, हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन किसने की थी, भगत सिंह ने। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज भाई 26 जनवरी 1930 को, कब, लाहौर नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज वो 26 जनवरी 1930 को कहाँ पे, लाहौर में। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक, 26 जनवरी 1930 को लाहौर नदी पर
नदी के तट पर क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब जब बिहार के सपूत ने भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला, बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल भाई, इनका जन्म था 1910 में, मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो इनका जलालपुर गांव से थे। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण कर मथुरापुर गांव के लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। एक टीचर थे ये। इन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। और इन्हें गिरफ्तारी कर पटना कैंप के जेल में रखा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए। तो फणींद्र नाथ घोष जो बेतिया के निवासी थे, जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इसकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान किया था। तो फणींद्र नाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया और लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वह मुख्य मुखबिर थे। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा मिल गई थी। फणींद्र नाथ घोष पर हमला बैकुंठ शुक्ल तथा चंद्रमा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को हुआ, जब वह मीना बाजार की अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। इस पर हमला धारदार हथियार से हुआ। घायल फणींद्र नाथ 17 नवंबर 1932 को मर गए। भागते वक्त बैकुंठ शुक्ल को झोला टूट गया, जिसमें रखी धोती ने बैकुंठ शुक्ल तक पुलिस को पहुंचने में मदद की। बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायालय ने बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी। उच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। तो 14 मई 1934 को गया जेल में इन्हें फांसी दी जाती है। ठीक है, बैकुंठ शुक्ल किसको दी जाती है, भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार जो थे, जिसको बैकुंठ शुक्ल ने मार डाला था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दांडी मार्च, जब गांधी निकल पड़े नमक कानून तोड़ने के लिए। तो दांडी मार्च क्यों था भाई, नमक कानून तोड़ने के लिए। सरकार ने नमक के उत्पाद एवं बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया, जिससे सरकार को अच्छी आमदनी होती थी। इस कानून से देश के हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, ऊंच नीच प्रभावित था। तो भाई जो सरकार अंग्रेजी सरकार थी, वो नमक पर नमक के उत्पादन पर और बिक्री पर एकाधिकार था उनका, और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया, और जिससे अंग्रेज़ों को अच्छी खासी आमदनी होती थी। तो इससे हर गरीब, महिला, पुरुष सब परेशान थे। गांधी जी ने नमक कानून को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा। वे मानते थे कि यह प्रकृति प्रदत्त चीज़ है और बिना कर के सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तो गांधी जी का कहना था कि ये भाई नेचुरल चीज़ें हैं और ये सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए बिना कर के। अतः गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा का निश्चय किया। तो इसके बाद होता क्या है कि गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया। इन्होंने अपने सहित 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के किनारे के लिए नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। तो 12 मार्च 1930 को, ठीक, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने पानी उबालकर भी नमक बनाया। देखते देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं एवं आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। तो यहाँ एक छोटा सा कॉन्टेक्ट, प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, संघ के अंदर रहते हुए अपने राज्य क्षेत्र में जनहित में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार को क्या कहते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हें भी अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा था। फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी। तो 11 प्रांत में से किसकी, 7 प्रांतों में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की। 2 वर्षों बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के भारत को आज़ाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग की बात की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब अंग्रेजियों भारत छोड़ो 1942। द्वितीय विश्व युद्ध से उपज परिस्थितियों में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। तो ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि भाई तुम अब भारत छोड़ दो। इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मारो का नारा दिया था। तो करो या मारो का नारा कब दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। हालांकि गांधी जी ने बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष का भी आह्वान किया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया।
नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गई। किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफ़ी उग्र और ताकतवर बना दिया। सत्ता और संचार के प्रतीक चिन्हों पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। अब बिहार में जब 80 थानों पर जनता का कब्जा हो गया, तो इसको पढ़ते हैं। तो पटना जिला के पटना में एक जिला है पालीगंज में ज़बरदस्त संगठन रहने के कारण थाना को झुकना पड़ा और 14 अगस्त को थाना में ताला लगा दिया गया। 15 अगस्त को दरोगा जी ने स्वयं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया। आज ही के दिन एक जत्था उलार से अलवर की ओर बढ़ा जा रहा था। उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोली चलाई गई, जिसमें रामकृत सिंह, जो कि कोरडा रानीपुर के रहने वाले थे, की बाहों में गोली लग जाती है और वहां से उन्हें घायल अवस्था में पालीगंज अस्पताल में लाया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बहादुर के हजारों व्यक्तियों के गाजे बाजे के साथ महाबलीपुरम के समीप सोन नदी में अंतिम संस्कार किया गया। अंग्रेजों ने दमन का सहारा लेते हुए 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हजारों लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत जगहों पर हवाई जहाज से भी गोलियां बरसाई गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बाध्य कर दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के हालात को दर्शाती हुई एक चिट्ठी, जिसे डॉक्टर UN शाही ने अपनी नवविवाहित पत्नी को भेजा। तो एक चिट्ठी थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो अब आगे चलते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन कब आया भाई? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे जाते हैं और कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। तो मरने वाले छात्रों में भाई कौन कौन था? उमाकांत सिंह थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, देवीपद चौधरी थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे तथा जगपति कुमार थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्णय हुआ। इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है। अब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1942-43 में। जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ, तब भारत की सीमाओं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज़ गूंज उठी, जिसने देशवासियों को साहस से भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे, वहां से जापान गए और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। इसकी बागडोर संभालने के बाद अगस्त 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब होती है? 1943 में। इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में इम्फाल तक आ पहुंची तथा भारत के लगभग 250 वर्ग मील जमीन को आज़ाद करा लिया, लेकिन कई कारणों से इसे पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो जो नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं, उसी के साथ इसकी समाप्ति हो जाती है आज़ाद हिंद फौज की। सबसे पहले 3 वरिष्ठ अफसर शाहनवाज, ढिल्लन, सहगल पर मुकदमा चलाया गया। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े बड़े बैरिस्टरों, जिनमें भूला भाई देसाई, डॉक्टर काटजू, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल शामिल थे, निःशुल्क मुकदमा लड़ा। पूरे देश में इन वीरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। फिर भी जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फांसी दे सके। तीनों जनरल रिहा कर दिए गए। बाद में आज़ाद हिंद फौज के और लोग भी रिहा कर दिए गए। अब आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत क्या था भाई? तो शुभ सुख चैन की वर्षा वर्षे भारत भाग्य है जागा। तो ये थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस समय राष्ट्रीय गीत गाया गया था। आगे चलते हैं। जनता राज का लक्ष्य, इसको पढ़ते हैं। अंग्रेज क्रांति में 80 थानों पर जनता का कब्जा हुआ। उनमें से 45 थाना क्षेत्रों में से 1-2 महीनों तक चला जनता राज। अपनी शासन व्यवस्था और अपने कायदे कानून जनता राज का दृष्टिकोण था। गांव की रक्षा का प्रबंधन हो, आपसी झगड़े निपटाए जाएं, मुकदमाबाजी रोकी जाए और गरीबों और भूखों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। तो ये जनता राज का लक्ष्य था। जनता राज्य का स्पष्ट लक्ष्य था कि भाई जो अधिकारों का उपयोग इस ढंग से करना कि जनता संतुष्ट दिखे, सबल बने और क्रांति की साधना करे। तो जनता राज का ऑब्जेक्टिव बस यही था कि भाई जो अधिकार हैं हमारे, उसका सही से उपयोग किया जाए और जनता से ताकि संतुष्ट हो और क्रांति की साधना करे। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे संगठित होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति का सहारा लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही
उसकी हर नाजायज़ मांग भी मानी जाती रही, ताकि दोनों मुख्य सांप्रदायों हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य की भावना बढ़े। अंग्रेजी शासन ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। शुरू में तो मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के अपने पक्ष में गोलबंद करने की विफलता ने मुस्लिम लीग की ताकत एवं महत्वाकांक्षी को बढ़ा दिया। तो सांप्रदायिक मानसिकता वाले विक्षुब्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा ने अपनी जगह नहीं बनाने वाले नेता मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने लगे। अब लीग खुद को मुसलमानों की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता चाहती थी, लेकिन यह कांग्रेस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अब भी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता मुसलमान थे। लीग ने 1930 के दशक में दो राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। इसने 1940 ईस्वी में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। तो भाई जो धीरे धीरे क्या था कि मुस्लिम लोगों के लिए अपना एक प्रतिनिधि जो संगठन था वो स्थापना करने की मांग की। निर्वाचक मंडल, एक अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए हमारे लिए। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा मुस्लिम और हिंदुओं में विरोध, मतलब एक दूसरे के में को लेकर दुश्मनी की भावना जागने लगी थी। अब आगे चलते हैं। 1946 के प्रांतीय चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। तो कैबिनेट मिशन अब आ जाता है भाई। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठती है और इसने तेजी से अधिकांश भारत को अपने चपेट में ले लिया था। लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं, करोड़ों लोग शरणार्थी हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद परिस्थिति को देखते हुए भारत को विभाजित करने का मन बना चुकी थी। यह अंग्रेजों की फूट डालो की नीति की पराकाष्ठा थी। अपने इसी उद्देश्य को पूर्ति हेतु सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है भाई, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में जो भी प्रावधान रहते हैं उनके अनुसार भारत को विभाजित कर देते हैं। कब? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को, भारत को मतलब विभाजित कर दिया जाता है पाकिस्तान और भारत में। तो पाकिस्तान यहीं से विभाजित हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इसे स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के बाद भारत का भूगोल भी बदल जाता है। कुछ समय के लिए नफरतपूर्ण माहौल बन गया। इस तरह स्वतंत्रता हमारे लिए आनंद से ज़्यादा पीड़ा लेकर आई। धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सूझबूझ ने परिस्थितियों पर विजय पाई और भारत एक समृद्ध, सशक्त एवं आदर्श लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने लगा। तो देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए आप यहाँ पे धीरे धीरे ढोल नगाड़े बजने लगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब अगला वीडियो जो हमारा इस पे होगा कि इस पे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लेट आएगी, लेकिन ऐसे ही एक वीडियो पूरा एक टॉपिक ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा 2-3 दिन का। और एनसीईआरटी ऑथेंटिक है, इसी को पढ़ें, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सारे कवर हो गए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं यहीं से पूछे गए हैं अब तक के बीपीएससी टीआरई 1.0 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 में। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अगला वीडियो हमारा इसके क्वेश्चन पे होगा। तब तक अगर अच्छा लगे, चीज़ों को मैंने कम समय में कवर करने की कोशिश की है, थोड़ा सा रीडिंग की है, जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ी समझाया हूँ, जहाँ याद करने की ज़रूरत है वहाँ बोल भी दिया हूँ। तो इन सब चीज़ों को बस ध्यान देना है, ठीक है। हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ना कि रटते हुए चीज़ों को पढ़ना है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।